अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एस करंट अफेयर्स विद उमर। और आज बात करते हैं द स्लेवरी एंड सिविल वॉर की। यूएस जो कि ग्लोबल हेजीमन है और ह्यूमन राइट्स की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, रेसिज्म को डिस्क्रिमिनेट करने की बात करता है। देखते हैं कि ये चीज़ें यूएस के रूट्स में कब से थी और क्या स्टेप्स लिए गए इसको ख़त्म करने के लिए। जनरली आपको थोड़ा स्लेवरी का बता दूं, दुनिया में जितनी भी सिविलाइजेशंस रही हैं, हिस्ट्री कहती है कि स्लेवरी वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। इवन अरब वर्ल्ड में भी स्लेवरी थी, लेकिन यूएनओ के बनने के बाद यूएनओ ने 1946 में स्लेवरी पे पाबंदी लगा दी। अब बात करते हैं सर अमेरिकन हिस्ट्री की। 1619 में अमेरिका में जो स्लेवरी का कॉन्सेप्ट था उसने जन्म लिया, स्लेवरी स्टार्ट हुई। यूएस में एग्रीकल्चर जो थी वो ऑन द राइज थी, तो वहाँ पे जो सेटलर्स थे उनको फ्री या चीप लेबर चाहिए था। पहले तो उन्होंने कोशिश की कि जो यूरोपियंस वहाँ पे उनको स्लेव बनाया जाए, लेकिन वो बन ना सके। क्यों? क्योंकि एक तो वाइट थे और उनके साथ जो काम करना, उनको स्लेव बनाना खासा मुश्किल था। फिर उन्होंने रेड इंडियंस पे कोशिश की कि उनको स्लेव बनाया जा सके, लेकिन रेड इंडियंस जो थे वो सन्स ऑफ द सॉइल थे, वो अक्सर अपने मास्टर्स से लड़ना शुरू कर देते थे, इसलिए ये कोशिश भी नाकाम गई। खैर 1619 में एक शिप आता है जिसका नाम होता है व्हाइट लॉइन। ये शिप अफ्रीका से 20 ब्लैक्स को या 20 स्लेव्स को एब्डक्ट करके लाता है। ये अमेरिका में वर्जीनिया में लैंड करता है और इन स्लेव्स को बेच दिया जाता है। जो शिप के कैप्टन होते हैं वो स्लेव्स के पैसे नहीं लेते, बल्कि इन रिटर्न कुछ सामान ले लेते हैं। नाउ ये जो स्लेव्स थे 20 बंदे, एक तो ये भाग नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि उनका जो स्किन का कलर था फॉरन आइडेंटिफाई हो जाता था कि ये स्लेव्स हैं। सेकेंडली ये पढ़े लिखे थे भी नहीं, तो इसलिए इनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वक्त के साथ साथ स्लेव्स की तादाद बढ़ती गई और हिस्ट्री कहती है कि 1810 यानी कि 1810 तक यूएस में स्लेव्स की तादाद 40 लाख तक पहुंच गई। स्लेव्स की खरीदो फरोख्त होने लगी। ये स्लेव्स की जब भी खरीदो फरोख्त होती थी तो कभी ये नहीं ख्याल किया गया कि हस्बैंड को वाइफ से जुदा कर दिया गया, बच्चों को माँ बाप जुदा कर दिया गया, बस जिसको जहाँ जाए उसको बेच दिया जाता था। और उनके साथ जो ट्रीटमेंट थी वो भी ठीक नहीं थी। जब मशीन्स आना शुरू हुई तो यूएस में एग्रीकल्चर ज़्यादा बढ़ गई, ज़्यादा पैमाने पर एग्रीकल्चर करने लगे और स्लेव्स के लिए, ब्लैक्स के लिए ये एक और बड़ा मसला बन गया क्योंकि उनको ज़्यादा काम करना पड़ता था। 1679 में एबोलिशनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट होती है यूएस में। एबोलिशन मूवमेंट का काम क्या था? स्लेवरी को रोकना, स्लेवरी को ख़त्म करना। पहली ऑर्गेनाइजेशन जो एंटी स्लेवरी थी उसका नाम था पेंसिल्वेनिया क्वैकर्स। 1807 में जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, उन्होंने स्लेवरी पे पाबंदी लगा दी। स्लेवरी पे पाबंदी से मुराद ये कि उन्होंने स्लेव की इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी थी। अब जब स्लेव की इंपोर्ट पे पाबंदी लग गई तो स्लेव्स को स्मगल करना स्लेव्स की स्मगलिंग शुरू हो गई प्रॉपरली, और स्लेव्स की जो कीमत थी वो अचानक ऊपर चली गई। जो $900 का स्लेव्स था वो $1800 में मिलने लगा। अब जब स्मगलिंग होने लगी तो डेफिनेटली ये काम छुप छुपा के होता था। तो शिप्स के जो निचले खाने होते थे उनमें स्लेव्स को फेंक दिया जाता था और यूएस लाया जाता था। उनको हथकड़ियों से, जंजीरों से बांध के लाया जाता था, और जब वो शिप यूएस लैंड करता था तो जब इनको निकाला जाता था तो बहुत सारे स्लेव ऐसे भी होते थे, ब्लैक होते थे, जो मर चुके होते थे। उनकी बॉडीज़ को समंदर के हवाले कर दिया जाता था, और जो बच जाते थे वो जैसी भी कंडीशन में होते थे उनको बेच दिया जाता था। 1820 में यूएस में मैसूरी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। मैसूरी कॉम्प्रोमाइज़ वैसे तो एक यूनिक अलग से टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इस मैसूरी कॉम्प्रोमाइज़ से मुराद क्या है। इससे मुराद ये है कि जो यूएस है वो स्लेवरी और एंटी स्लेवरी में तकसीम हो गया, नॉर्थ और साउथ में। 1820 में यूएस में अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक बिछना शुरू हुआ, और ये अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक जो था ये ब्लैक्स के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। डिफरेंट एनजीओज जो साउथ में थी वो इनको हेल्प आउट करती थी और वो नॉर्थ की तरफ भाग जाया करते थे, क्योंकि साउथ में स्लेवरी थी, नॉर्थ में एंटी स्लेवरी थी, एज आई मेंशन अर्लियर मैसूरी कॉम्प्रोमाइज़ के हिसाब से। हैरियट बीचर एक राइटर थी जिन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था अंकल्स टॉम कैबिन, और उस किताब में उन्होंने ब्लैक की जो हालात थे वो सारे बताए। कहा जाता है कि हैरियट बीचर ने 1000 से ऊपर स्लेव्स को भागने में मदद की।
खैर, जब ये सब चलता रहा तो साउथ ने कुछ सैंक्शंस लगा दी और कुछ लॉज इंप्लीमेंट कर दिए। इन लॉज में फ्यूजिटिव स्लेव लॉज थे, स्लेव पेट्रोल्स था और स्लेव कोर्ट्स थे। अब फ्यूजिटिव स्लेव लॉ क्या था? फ्यूजिटिव स्लेव लॉ ये कहता है कि अगर कोई स्लेव साउथ से भाग के अपने मास्टर को धोखा देखिए, मास्टर से भाग के नॉर्थ की तरफ चला जाता है, तो नॉर्थ पाबंद है कि उस स्लेव को वापस किया जाएगा। इसी तरह जो स्लेव पेट्रोल्स था वो ये था कि भाई सनसेट के बाद कोई भी स्लेव अगर किसी किसी गली में पाया गया, किसी बाजार में पाया गया, या उसको किसी ने देख लिया, तो जितने भी आवारा वहां पे गोरे थे वो उसको मार भी सकते हैं। मतलब मारपीट अलग बात है, बट उसको दे कुड इवन किल देम। और ये क्यों? ताकि उनको वो कहते थे कि जो वाइट फैमिलीज शाम के बाद जो वहां पे वॉक करती थी वो उनकी प्रेजेंस से अनकंफर्टेबल ना फील करें। इसके अलावा जो स्लेव कोड्स थे उसमें क्या था कि कोई भी स्लेव जो है वो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकता, तालीम हासिल नहीं कर सकता, ना लिख सकता है, पढ़ नहीं सकता। इसी तरह किसी भी स्लेव की गवाही जो है वो एडमिट नहीं की जाएगी कोर्ट में। लेट्स सपोज अगर किसी वाइट ने जुर्म किया और एक स्लेव उसका विटनेस है, तो वो स्लेव उसकी जो अगर वो विटनेस है भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी गवाही एडमिसिबल नहीं है। इसी तरह कोई भी स्लेव वाइट प्रीस्ट की गैर मौजूदगी में इबादत नहीं कर सकता, और कोई भी स्लेव काश्तकारी छोड़ के, प्लांटेशन को छोड़ के भाग नहीं सकता। तो आप ये देखें कि ये वो कंट्री है, इसकी ये वो हिस्ट्री है जो आज इंसानी कवानीन की बात करता है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, रेसिज्म को डिस्क्रिमिनेट करने की बात करता है। और आज भी वहाँ के जो लोग, उनकी चीज़ में ये चीज़ें अभी भी हैं। जॉर्ज फ्लॉइड का जो वाक़या है वो इतना पुराना नहीं है। खैर, हालात चलते रहे और 1844 में गैग रूल्स को एबॉलिश किया गया, और ये किया क्विंसी एडम्स ने। गैग रूल्स क्या थे? गैग रूल्स ये थे कि ब्लैक्स के बारे में अगर ब्लैक्स और स्लेवरी, इनके बारे में जो डिस्कशन थी वो आप ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कर ही नहीं सकते थे। तो इनको अबॉलिश किया गया और पहली बार स्लेवरी और ब्लैक्स के बारे में डिस्कशन शुरू हो गई। मतलब पॉलिटिक्स में स्लेवरी को डिस्कस करना शुरू हो गया। और 1850 में वॉशिंगटन डीसी पहली वो जगह बनी जिसको स्लेव फ्री करार दिया गया। इसको ग्रेट कॉम्प्रोमाइज भी कहा जाता है। खैर, 1854 में एक सेनेटर थे जिनका नाम था डगलस स्टीफन। उन्होंने कैंसस और नब्रास्का जो है इसको इंडक्ट किया फेडरेशन में, और उन्होंने सोचा कि एक रेफरेंडम करा देते ताकि पता चले कि कौन स्लेवरी के साथ है, कौन उसके अगेंस्ट है। यहाँ पे मैसूरी कॉम्प्रोमाइज का खात्मा हो गया था। इसको कैंसस एंड नब्रास्का एक्ट कहते हैं, जो कि 1854 में हुआ था। रेफरेंडम होता है और प्रो स्लेवरी जीत जाती है, लेकिन जो एंटी स्लेवरी होती है वो इसको कबूल नहीं करती, और एक सिविल वॉर की कैफियत शुरू हो जाती है और बहुत सारे लोग इसमें मारे जाते हैं। इसको ब्लीडिंग कैंसस भी कहा जाता है। 1857 में एक ड्रेड स्कॉट केस होता है। इसमें क्या होता है कि एक जो स्लेव होता है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और केस की दायर करता है, जिसमें वो क्लेम करता है कि हम भी अमेरिकन हैं, हमारे आबाव अजदाद बेशक बाहर से हैं लेकिन हम यहाँ पे पैदा हुए, तो हमें भी अमेरिकन राइट्स दिए जाएं जिस तरह बाकी सिटीजन्स को दिए गए। हमारी डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो स्लेव्स हैं या ब्लैक्स हैं, ये तो इंसान की जो डेफिनेशन है उसको ही पूरा नहीं करते। इनको तो कैटल्स की तरह इनको बेचा जाता है, खरीदा जाता है। तो जो लोग इंसानों की डेफिनेशन को पूरा नहीं करते, वो अमेरिकन सिटीजन की डेफिनेशन को कैसे पूरा करेंगे? खैर, हालात चलते रहे और एक इंसान आता है जिसका नाम होता है इब्राहम लिंकन। वो नारा लगाते हैं एंटी स्लेवरी का। 1858 में वो कंटेस्ट करते हैं सेनेट के इलेक्शंस के लिए। वो हार जाते हैं इलेक्शंस, लेकिन उनकी जो स्पीचेस होती हैं वो लोगों के दिलों में घर कर लेती है। इब्राहम लिंकन कहते हैं कि एज आई वुड नॉट लाइक टू बी अ स्लेव, आई वुड नॉट लाइक टू बी अ मास्टर ईदर। इब्राहम लिंकन अपनी कैंपेन स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए 1860 में। वो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होते हैं
और वो इलेक्शन जीत जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो ओथ लेते 12 रियासतें अमेरिका की अलग हो गई, जिसमें जॉर्जिया है, वर्जीनिया है, साउथ एंड नॉर्थ कैरोलिना है, ये सब अलग हो जाती हैं। और उन्होंने अपना नाम द कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका रखा, और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे उनका नाम था जेफरसन डेविस। इब्राहम लिंकन ये ऐलान करते हैं कि वो कुछ भी करेंगे लेकिन इन 12 स्टेट्स को वापस शामिल करेंगे। इब्राहम लिंकन के कहने पे 75,000 के एक मिलिशिया, एक आर्मी को रेस किया जाता है 90 दिनों के अंदर अंदर। इब्राहम लिंकन जिस जनरल को अपॉइंट करना चाहते हैं उनका नाम होता है रॉबर्ट ली, लेकिन रॉबर्ट ली चूंकि वर्जीनिया से होते हैं तो वो जाके कॉन्फेडरेट आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं। सो लिंकन की जो आर्मी होती है, उनके जो जनरल होते हैं उनका नाम होता है जनरल विनफील्ड स्कॉट, जो 2 महीने तक जनरल रहे क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं थी, उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, और कहा जाता है कि उनको उठाने के लिए ये 2 आदमियों की जरूरत पड़ती थी। लेकिन इस दौरान उन्होंने पहली लड़ाई कॉन्फेडरेट आर्मी के साथ लड़ी, जिसको बैटल ऑफ बुल रन कहा जाता है, और ये वो जो जंग थे वो हार गए थे। लिंकन रियलाइज करते हैं कि ये जो जंग है, ये जो इनकी जो स्ट्रगल है, ये छोटी नहीं है, बल्कि इस स्ट्रगल को पाया तकमील तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगेगा। उन्होंने अपना जो नया जनरल मुकर्रर किया वो जनरल जॉर्ज बी मैक्लेलन थे। वो काफ़ी यंग जनरल थे और उन्होंने अपनी आर्मी को ट्रेन करना शुरू किया। उनकी ट्रेनिंग सख्त कर दी, निशानेबाजी, घुड़सवारी, सब उनको सिखाया। और इन्होंने एक जंग लड़ी जिसका नाम था बैटल ऑफ एंटीटम। बैटल ऑफ एंटीटम को यूएस हिस्ट्री में 1 डे की डेडलीस्ट वॉर कहा जाता है। और इन्होंने कॉन्फेडरेट आर्मी जो थी उनको भागने पे मजबूर किया, लेकिन ये उनके पीछे भागी नहीं, तो ये काफ़ी कॉशियस हो गए थे। और इस बात पे लिंकन ने उनको बर्खास्त कर दिया था। लिंकन ने उनसे कहा था कि अगर आप चाहते तो ये जंग ख़त्म हो सकती थी, लेकिन आपने अपने आपकी जो पोजीशन थी उसका आप एडवांटेज ना ले सके। उसके बाद जो जनरल अपॉइंट होते हैं उनका नाम होता है जनरल यूएस ग्रांट। जनरल यूएस ग्रांट जो होते हैं वो ये प्लान करते हैं कि जो जनरल रॉबर्ट ली हैं उनको ह्यूमिलिएट किया जाए किसी भी तरह। और जनरल यूएस ग्रांट जो होते हैं वो जनरल शर्मन के साथ अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और उस स्ट्रैटेजी के मुताबिक वो ये कहते हैं कि वो रिचमंड का सहारा कर लेंगे। रिचमंड कॉन्फेडरेट स्टेट्स ने एक यूनिक कैपिटल बनाया होता है जो कि वर्जीनिया में होता है। उनका ये प्लान होता है कि हम रिचमंड का मुहासरा करेंगे, रॉबर्ट ली बचाने के लिए यहाँ पे आएंगे और उनकी आर्मी अकेली रह जाएगी, और जब आर्मी के पास लीडर नहीं होगा तो हम उनके ऊपर ये कहते हैं ना चढ़ दौड़ना, हम उनको ऐसे हराते हुए आगे आएंगे। जनरल शर्मन भी उनका इसमें पूरा साथ देते हैं, और एक बैटल ऑफ गैटिसबर्ग होता है जिसमें ये लोग जीत जाते हैं। और एक मार्च टू द सी होता है। ये मार्च टू द सी क्या है? सवाना एक सिटी होती है यूएस की, जिसको जनरल शर्मन अपनी आर्मी के साथ अटैक करते हैं, और वो वहां पे फौज को हराते हुए, लोगों को हराते हुए, इवन समंदर तक पहुंच जाते हैं। कहा जाता है कि जो सोल्जर्स थे उन्होंने वहां पे जो घर वगैरह थे वहां का खाना पीना भी चुराया और काफी घर को आग भी लगा दी थी। खैर 9 अप्रैल 1864 को जो जनरल रॉबर्ट ली होते हैं वो सरेंडर कर देते हैं। 1863 में एक एक्ट पास होता है जिसको इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन एक्ट कहा जाता है। लिंकन ये कहते हैं कि आज से मैं जितनी भी स्लेव्स हैं सबको फ्री करता हूं, सबको आजाद करता हूं। ब्लैक्स काफी खुश थे, वो लिंकन की आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। दूसरी तरफ साउथ जो होता है वो काफी डीमोरलाइज हो जाता है, ह्यूमिलिएट हो जाता है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी काफी गिर चुकी होती है, वो जंग भी हार चुके होते हैं। लिंकन फॉर द सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। लिंकन को यह पता होता है कि उनके जाने के बाद ब्लैक्स का कहीं वही हशर दोबारा ना हो जाए, तो वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो ब्लैक्स को देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन काफी पावरफुल है, उसको अमेंड करना कोई इतनी आसान बात नहीं है। 13th अमेंडमेंट करते हैं लिंकन, और ब्लैक्स को राइट देने की बात करते हैं। मजे की बात यह है कि ये जो अमेंडमेंट है यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं होती, और उन्होंने इस अमेंडमेंट को पास करने के लिए काफी पापड़ बेले और वो काम किए जो कि इलीगल थे। इसमें उन्होंने लोगों को जिनको ओहदे का लालच देना था वो भी दिया,
साथ साथ रिश्वत भी दी, धमकी देनी होती तो धमकी भी दी। और यूएस हिस्ट्री में कहा जाता है इस अमेंडमेंट को द मोस्ट नोबल एक्ट डन बाय द मोस्ट अननोबल मीन्स इन द यूएस हिस्ट्री। खैर, स्लेवरी को वो खत्म करते हैं और लिंकन बदकिस्मती से एक स्टेज एक्टर होता है जिसका नाम होता है जॉन बूथ, वो लिंकन को कत्ल कर देता है। एंड्रयू जॉनसन जो होते हैं वो अगले प्रेसिडेंट आते हैं और वो 14th अमेंडमेंट जो है वो लॉन्च करते हैं। 14th अमेंडमेंट में क्या होती है कि इक्वल सिटीजनशिप, इक्वल राइट सबके लिए। मतलब एक तो इन्होंने साउथ को जो हराया था तो उन्होंने ये कहा कि हमारे लिए साउथ के लोग भी बराबर हैं, नॉर्थ के लोग भी बराबर हैं, ब्लैक्स भी इक्वल हैं, यहाँ पे सब इक्वल रहेंगे, सबके इक्वल राइट्स हैं और सब इक्वल सिटीजन हैं। लेकिन जो अफवाज हमारे खिलाफ लड़े, जो जर्नैल हमारे खिलाफ लड़े, जो सिविल सर्विस जो ऑफिसर्स थे वो हमारे खिलाफ लड़े, जो कांग्रेसमैन थे, जो सेनेटर्स हमारे अगेंस्ट थे, हम उनको माफ नहीं कर सकते। और उनको जो सजा दी गई वो ये थी कि अब वो अपने आने वाले वक्तों में कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करेंगे। उसके बाद 15th अमेंडमेंट होती है 1869 में, जिसमें ब्लैक्स को राइट टू वोट दिया जाता है कि भाई अब वो वोट देने की भी अहल है। और कहा जाता है कि जो भी बंदा अदरवाइज क्वालिफाइड है वो वोट कर सकता है, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कलर की बेस पे, उसके साथ रेसिज्म नहीं की जाएगी, उसकी स्किन कलर को नहीं देखा जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि द डेविल लाइज इन द इन द रूट्स। ये जो अदरवाइज क्वालिफाइड का लफ्ज है ये क्या था? ये था कि कहा जाता था कि जिसके पास जो एक खास एक सर्टन एक लेवल तक पढ़ा लिखा है या तो वोट डाल सकता है, या जिसके पास एक प्रॉपर्टी हो वो वोट डाल सकता है। अब ब्लैक्स को तो पहली एजुकेशन से महरूम कर दिया गया था। अभी मैंने आपको ब्लैक कोट्स की बात की थी। ऊपर से ब्लैक तो खुद लोगों की प्रॉपर्टी होते थे खरीदो फरोख्त के चक्कर में, तो वो कैसे वोट करेंगे? और यही हुआ कि अगले एक डेकेड तक ब्लैक को वोट देने का इख्तियार नहीं दिया गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्लेवरी। अपने नेक्स्ट सेशन में हम सिविल वॉर की बात करेंगे और ये जो ब्लैक सिविल राइट मूवमेंट है उसकी बात करेंगे, मार्टिन लूथर किंग पर डिस्कशन करेंगे। आई होप कि ये डिस्कशन काफ़ी आप लोग के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। एंड में जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे कि ये जो यूएस है ये आज की यूएस से कितना डिफरेंट है, और क्या जॉर्ज फ्लॉयड का जो वाकया था क्या ये वही बात दिखा रहा है कि आज भी वहाँ के जो लोग हैं वो वाइट सुप्रीमेसी पे यकीन रखते हैं, क्या आज उनकी जीन्स में यही है कि वो ब्लैक्स को कम निगाहों से देखते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते, और क्या आज उनकी जीन्स में रेसिज्म है, लेकिन शायद रूल्स एंड लॉस की वजह से वो ज़्यादा बोलते नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।